हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। गाइस देखिए, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। और देखिए, व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, आप वहां से चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। सो गाइस, हमने कितने एमसीक्यूज, कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। देखिए, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को जो पहली बार यहां पर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो गाइस देखिए, हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। यहां पे कितने 25 क्वेश्चंस किए थे ना हमने, 25 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज हमने यहां पर कर लिए थे। तो गाइस देखिए, यदि आपने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, इसी प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट पर आना है। प्लेलिस्ट पे आने के बाद गाइस देखिए, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस, यहां पर इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। यहां पर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, पीडी कंप्लीट कर लिया है और भी बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट किया है। तो आप इस प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए और इन क्लासेस को जरूर देखिएगा। तो गाइस देखिए, 26वां क्वेश्चन आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है? निर्माण तथा उत्खनन कार्य, मौसम रूपांतरण कार्यक्रम, नाभिकीय कार्यक्रम या उपयुक्त सभी? देखिए, यहां पर अधिकतर लोग डी के साथ जा रहे हैं, सरकारी ऑप्शन चुन रहे हैं डी। तो देखिए, कभी भी पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव जो डालता है, निर्माण उत्खनन कार्य डालता है, मौसम का रूपांतरण कार्यक्रम भी डालता है, क्लाइमेट कैसा हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, ये भी डालता है, और नाभिकीय कार्यक्रम भी डालता है। अर्थात जैसे कि जो परमाणु ये क्या बोलते हैं, जो नागासाकी और कहां पर हुआ था परमाणु हमला, जापान में हुआ था, नागासाकी हिरोशिमा में, है ना। हाँ, हिरोशिमा में परमाणु हमले जो किया गया था, उसी को नाभिकीय कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, यह भी प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। तो सभी डालते हैं, तो आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। नागासाकी और हिरोशिमा में वहां पर परमाणु उसका प्रयोग किया गया था। जापान में किसने डाला था? रसिया ने आक्रमण किया था, अटैक किया था, परमाणु अटैक किया गया था, है ना। इसी को नाभिकीय कार्यक्रम कहा जाता है। तो डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस, जितने भी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज यहां पर करवाए जा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर इनको देखते रहिए, विजिट करते रहिए और बार बार रिपीट करते रहिए। पेपर 1 देखिए, पेपर 1 में इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर 1 में इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे से कर लिया तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी आप अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? पृथ्वी के तापमान में निरंतर जो वृद्धि हो रही है उसका क्या परिणाम होगा? हिम शिखरों से हिम पिघलना, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठना, सागरीय तटीय भागों का जलमग्न होना या उपयुक्त सभी?
देखिए पृथ्वी का जो तापमान में जो निरंतर वृद्धि हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा? बिल्कुल सही बात है कि हिम शिखर जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, ठीक है, वो पिघलेंगे। समुद्र का जल, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा, है ना, और सागरीय जो तटीय भाग है वो क्या होंगे? जलमग्न होंगे। तो आपका डी करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा था? वर्ष 1978, वर्ष 1988, वर्ष 1998 या वर्ष 2002? मतलब 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा गर्म किस वर्ष हुआ? सबसे ज्यादा गर्मी कौन से ईयर में हुई? तो देखिए कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं। जो लोग डी के साथ गए हैं, जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। वर्ष 2002 में सबसे ज्यादा गर्मी हुई थी, ठीक है, 20वीं शताब्दी में वर्ष 2002 में सबसे ज्यादा गर्मी हुई थी, आपको याद रखना है। पीडी के क्वेश्चन है गाइस सारे, ये पीपुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, लोक विकास और पर्यावरण। डिटेल में थ्योरी क्लासेस आपको डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया गया है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। तो लवणीय मृदा में उगाने वाले पादपों को कहते हैं, क्या कहते हैं? लवणीय मृदा में उगाने वाले जो पादप हैं, उगने वाले जो पादप हैं, उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स, ऑक्सिलोफाइट या कैंजमोफाइट या लिथोफाइट? बताइए। अब देखिए यहां पर अधिकतर बच्चे ना डी के साथ गए हैं, लिथोफाइट के साथ जा रहे हैं, लेकिन लिथोफाइट आपका आंसर नहीं है, ठीक है। हेलोफाइट्स भी नहीं होगा, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो करेक्ट आंसर है आपका सी है, कैंजमोफाइट, ठीक है, कैंजमोफाइट। कैंजमोफाइट लवणीय मृदा में उगने वाले पादप हैं। क्या है? लवणीय मृदा में उगने वाले पादप हैं। इनको क्या कहा जाता है? कैंजमोफाइट कहा जाता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। सी के साथ बहुत ही कम बच्चे गए हैं, बहुत ही कम, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पतझड़ वन पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं पतझड़ वन? बताइए। पतझड़ वन पाए जाते हैं उच्च तापीय क्षेत्र में, निम्न तापीय क्षेत्र में, मध्य तापीय क्षेत्र में या एक्सोथर्म क्षेत्र में? निम्न तापीय क्षेत्र नहीं होगा, मध्य तापीय क्षेत्र नहीं होगा और एक्सोथर्म क्षेत्र नहीं होगा। क्या होगा? उच्च तापीय क्षेत्र, ठीक है। ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पतझड़ वन में पाए जाते हैं उच्च तापीय क्षेत्र, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो वायु प्रदूषण के त्वचा कैंसर तथा आनुवांशिक परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। हरितगृह प्रभाव के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। इनमें से आपको आंसर यहां से देना है। तो बताइए आंसर क्या है? देखिए वायु प्रदूषण के त्वचा कैंसर और तथा आनुवांशिक परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। और हरित गृह प्रभाव क्षेत्र के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। और अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल ठीक बात। तो जो डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है।
है ना, डी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। जैव मंडल का पहली बार विचार किस वैज्ञानिक के मस्तिष्क में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आपको करवाया गया है। और देखिए कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं। जो आपका करेक्ट आंसर है डी है। जो डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। बर्नार्डस्की जैव मंडल का पहली बार विचार किया था बर्नार्डस्की ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। समुद्र का स्तर मुख्य रूप से किससे बढ़ता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? समुद्र का स्तर मुख्य रूप से किससे बढ़ता है? भारी वर्षा के कारण, ग्लेशियरों के पिघलने के कारण, या समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के कारण, समुद्र तल के विस्तार के कारण। ये क्वेश्चन इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने कर लिया था इसका आंसर। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में हमने इस जो अभी क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया है, यहां पर इसका आंसर है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए कुछ बच्चे गलत जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं। जो लोग बी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। समुद्र का जो स्तर है मुख्य रूप से किससे बढ़ता है? ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बढ़ता है। आंसर क्या होगा? बी आपका सटीक आंसर है। बी आपका बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है। ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ता है, तो बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। भूस्खलन की घटनाएं सामान्यतः किस काल में अधिक होती है? ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शीतकाल या वर्ष पर्यांत? बताइए। कभी भी जो भूस्खलन की घटनाएं होती है सामान्यतः किस काल में होती है? वर्षा काल में होती है। ठीक है, बी आंसर है। बी आपका करेक्ट आंसर है। बी आपका सटीक आंसर है। वर्षा काल में सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती है। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन पर जाना है क्लास कंप्लीट होने के बाद, और वहां पर यूजीसी नेट कंप्लीट सिलेबस के नाम से जो प्लेलिस्ट है, लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और सारी क्लासेस पढ़ लीजिए। जितने भी पीवाईक्यूज में करवा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इन क्वेश्चंस को, इन एमसीक्यूज को मैं करवा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इन क्लासेस को देख के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो बी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया है, कहीं करवाया है, याद कीजिए, कहीं मैंने ये इस क्वेश्चंस को करवाया है। ब्लू बेबी सिंड्रोमा बीमारी किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट या आर्सेनिक या कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्यों जा रहे हैं? नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोमा बीमारी होती है, नाइट्रेट के कारण। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी आपका सटीक आंसर है। बी आपका करेक्ट आंसर है। ओजोन परत के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? देखिए आईसीटी का जो मैराथन सेशन आना है, देखिए यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आईसीटी का मैराथन सेशन कब आएगा।
आज आना था लेकिन आज नहीं आएगा, तो कल परसों, ठीक है। आज 5 है, 7 तारीख शाम को 7 बजे ICT पे मैराथन सेशन आएगा, 1.5 घंटे का होगा लगभग। तो कंप्लीट मैराथन सेशन आपने देखना है। यदि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अच्छे से आपको समझना है, तो 1.5 घंटे में आप कंप्लीटली समझ जाएंगे, ठीक है। कंप्लीटली डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ वहां पर मैराथन सेशन में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो 7 तारीख 7 बजे शाम को कंप्लीटली आ जाएगा, मैं शेड्यूल डाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो देखिए यहां पर अधिकतर बी के साथ जा रहे हैं अधिकतर लोग, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका सटीक आंसर है, बी आपका सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पृथ्वी पर तापमान वृद्धि से वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, पृथ्वी पर तापमान वृद्धि से वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा? ना बढ़ेगी, ठीक है, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, या उपयुक्त सभी। यदि पृथ्वी पर तापमान अत्यधिक हो जाए, तापमान में वृद्धि हो जाए, तो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि वनस्पति नहीं बढ़ेगी, है ना। तो ये भी ए भी करेक्ट है। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है, और पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, ये भी सही है। तो जो आपका सटीक आंसर है क्या है? डी। डी आपका करेक्ट आंसर है, डी, ठीक है। सटीक आंसर क्या है? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वन विनाश से होता है, क्या होता है वन विनाश से? पर्यावरणीय असंतुलन, भूक्षरण, हिमस्खलन, या सभी? तो देखिए वन विनाश से सब कुछ होता है। पर्यावरण असंतुलित होता है, भूक्षरण होता है, और हिमस्खलन भी होता है। तो आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इस बार सरकारी ऑप्शन सही हो गया है, लेकिन याद रखिएगा हर बार डी ऑप्शन सही नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी डी करना हो तो सोच समझ के करना है। क्वेश्चन को पढ़िए। पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? 194 ग्राम, 1.49 ग्राम, सॉरी, और 2.94 ग्राम, या 9.14 ग्राम? ये क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी करंट में एक प्रोग्राम में पूछा गया है, बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, कौन बनेगा करोड़पति, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है? अब कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं, सटीक आंसर सी है। सी आपका सटीक आंसर है। और बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वहां पर जाइए, विजिट कीजिए, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने देखा था तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान आ गया, तो मैंने इसलिए बोल दिया, इसीलिए मुंह से एकदम से निकल गया कि ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था, है ना। तो एग्जाम में दूसरे पैटर्न में यही क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को दोबारा से पूछा जा सकता है दूसरे पैटर्न में। तो आपको याद रखना है, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होता है? 2.94 ग्राम प्राप्त होता है। सी याद रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिए।
ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। ताप विद्युत ग्रहों से जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी करती है और सल्फर डाइऑक्साइड को भी करती है। अधिकतर लोग डी के साथ गए हैं और डी आपका सटीक आंसर हो गया है, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। बिल्कुल गाइस, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। औद्योगिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? औद्योगिकी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन संपदा नष्ट हो जाती है, वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है या उपरोक्त सभी। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने पहले करवाया है ना? तो अधिकतर लोग डी के साथ जा रहे हैं। एक मिनट गाइस, हेलो नमस्कार जी, कहिए। जी बोलिए जी। आप ना मुझे 15 मिनट बाद कॉल कीजिए, अभी मैं क्लास में हूं सर। ठीक। औद्योगिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन संपदा नष्ट हो जाती है, वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है, उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFCs के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि HFCs के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए रवांडा, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका या अल्जीरिया। देखिए यहां पर जो लोग ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, रवांडा। अधिकतर लोग ए के साथ गए हैं, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है या उपयुक्त सभी। देखिए आपका जो सटीक आंसर है डी, सभी प्रभाव पड़ता है। नगरीकरण से जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पृथ्वी सम्मेलन कहां व कब हुआ था? बताइए। टोक्यो 1972 में, रियो डी जेनेरियो 1992 में, स्टॉकहोम 1978, नई दिल्ली 2002 में। अब देखिए इनमें से ना जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कथनों पे हमें विचार करना है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
और भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु इसके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी है और सतत विकास संबंधित राष्ट्रीय संकेत तैयार करने की जिम्मेदारी सांख्यिकीय और कार्यक्रम मंत्रालय की है। तो देखिए इसमें से आंसर क्या है, जो लोग सी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग सी के साथ जा रहे हैं सभी हैं, है ना, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। 2011 में, 2012 में, 2009 में या 2010 में? अरे नहीं, 2009। सी के साथ क्यों जा रहे हैं आप? सी नहीं होगा। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। आर्थिक विकास में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं स्वतः होने लगती है, अपने आप होने लगती हैं आर्थिक विकास में? वनों का विनाश, औद्योगिकरण, नगरीकरण या उपयुक्त सभी? देखिए जो लोग डी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तीनों होता है, वनों का विनाश भी होता है, औद्योगिकरण भी होता है, नगरीकरण भी होता है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है गाइस ये। तो देखिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम अत्यधिक वायु प्रदूषित शहरों की पहचान करता है और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषण को शामिल किया गया है, 8 प्रदूषणों को शामिल किया गया है। तो इनमें से कौन सा आंसर है आपको यहां से देना है। अरे डी के साथ मत जाइए, दोनों हैं। सी है आंसर, करेक्ट आंसर सी है। दोनों हैं, ठीक है, दोनों हैं। ये मैंने आपको ये पॉइंट भी डिटेल में पढ़ाया है, ये इस टॉपिक से आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है पीडी पे। आप जाइए थ्योरी क्लासेस को पढ़िए, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों में एक कौन सा कथन सत्य है? सतत विकास का उद्देश्य 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अत्यधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत विकास लक्ष्य ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लिया है। सतत विकास लक्ष्य ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लिया है और सतत विकास एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे ना छूटे या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये भी मैंने आपको डिटेल में सारा कुछ पढ़ाया है, ठीक है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना, बिल्कुल सही बात, ठीक बात। और सतत विकास लक्ष्य ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लिया है, यानी कि एसडीजी ने एमडीजी का स्थान लिया है, ठीक है। एसडीजी ने एमडीजी का स्थान लिया है और सतत विकास एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे ना छूट जाए। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? डी आपका सटीक आंसर है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? पीडीएफ आपकी मिल जाएगी, मैं बता दूंगा अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अभी बता दूंगा पीडीएफ कहां मिलेगी, है ना।
तो कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या सूक्ष्म कण, विलंबित सूक्ष्म कण? देखिए जो सटीक आंसर क्या होगा, सी आपका सटीक आंसर है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो सी आपका सटीक आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या है, सी है। तो गाइस इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, दिस इज स्टडी सर्च कीजिए या डिस्क्रिप्शन पर जाइए और यहाँ पर 83 से भी ज्यादा फाइल्स पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो जल्दी से आप जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ में व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, और इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। इंस्टा पे तो फॉलो जरूर कीजिए क्योंकि बहुत सारा अपडेट अब आपको इंस्टा पे भी मिलने लग जाएगा, है ना। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर कीजिए। सो गाइज आपकी आज की क्लास यहीं तक। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए।